नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 पानी रे पानी के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। आप अपनी मनपसंद मनचाही वीडियो जो है देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। आप इसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है सृजन। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया। आपको विद्यालय जाना है यानी स्कूल जाना है। आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक सार्वजनिक नल है। सार्वजनिक नल यानी कि पूरे मोहल्ले का वो ने लगाया होता है वो नल, और सभी उससे पानी भर सकते हैं। आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंचते हैं और ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद यानी तू तू मैं या लड़ाई झगड़ा ना हो, यह ध्यान में रखते हुए 5 संदेश वाक्य स्लोगन तैयार कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, पानी सबका अधिकार है, मिल बांट कर करें इसका उपयोग। दूसरा स्लोगन, थोड़ा इंतजार कर लें, झगड़े से अच्छा प्यार है। तीसरा, पहले आओ पहले पाओ, यही अपनाएं शांति बनाएं। चौथा, पानी के लिए न करें झगड़ा, मिलजुल कर सुलझाएं मसला। नंबर 5, सद्भाव रखें, संयम दिखाएं, समाज को सुंदर बनाएं। तो ये 5 वाक्य स्लोगन आप लिख सकते हैं, जिससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें लड़ाई झगड़ा पानी के लिए नहीं करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर आया होगा। कि इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने आपके दिमाग में एक चित्र आ गया होगा। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, इसमें आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं। जैसे आप घर बना सकते हैं, पेड़ पौधे बना सकते हैं, ये बड़ा सा समुद्र बना सकते हैं। ठीक है। ये बहती हुई नदी बना सकते हैं कि नदी का पानी समुद्र में जा रहा है। सूरज बना सकते हैं, सूरज को ढकता हुआ बादल बना सकते हैं। ठीक है। और बरसात की बूंदें, यानी इस पाठ से संबंधित आपको चित्र यहाँ खाली जगह में बनाना है। अगला प्रश्न, पानी रे पानी। नीचे हम सबकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियों के चित्र हैं कि जो हम अपने डेली रूटीन में काम करते हैं। उन चित्रों पर बातचीत कीजिए जो धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक हैं, और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी ही खाली कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने इन चित्रों को देखते हुए इन चित्रों पर बातचीत करनी है कि कौन से चित्र से हमें पता लगता है कि हम पानी के संकट को
कम कर रहे हैं और किससे पता लग रहा है कि पानी के गुल्लक को यानी कि पानी को हम भूजल भंडार को हम खत्म कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो जैसे पहले चित्र में ये बच्चा बाल्टी से नहा रहा है, ठीक है, और जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। अगर हम चाहें तो उस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं पानी की गुल्लक को खाली कर रहे हैं यानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, दुरुपयोग। अब दूसरे चित्र में देखिए, ये लड़की पौधों को पानी दे रही है, जबकि हमें पौधों की जड़ों में अगर हम पानी देते हैं तो उससे पौधों को जल्दी लाभ होता है, ठीक है, और पानी की भी बचत होती है। तो जड़ों में पानी देना चाहिए, ना कि उसकी पत्तियों में, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी का दुरुपयोग ही हो रहा है एक तरह से। फिर तीसरे चित्र में देखिए, फिल्टर का प्रयोग किया जा रहा है। आपके घरों में भी आरओ लगा होगा, तो आप भी देखते होंगे कि आपको शुद्ध पानी तो मिल जाता है पीने के लिए, साफ पानी, ठीक है, लेकिन जो उसमें पाइप लगा होता है, उस पाइप से पानी जो है वो वेस्ट होता है ना वेस्ट। तो ये भी क्या है, घर घर में आरओ लगना, ये भी पानी का दुरुपयोग ही है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है, यानी कि पानी के गुल्लक जो है वो खत्म होती जा रही है। अब इस चित्र में देखिए, जो ये लोग हैं वो तालाब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, ठीक है। अब तालाब बनेगा तो जब बरसात होगी तो बरसात का पानी इसमें एकत्र होगा और वो पानी जो है रिस कर भूजल में एकत्र हो जाएगा और हमारा जो भंडार है वो भर जाएगा। तो ये क्या है, सही है, इसमें पानी का संरक्षण होगा, सदुपयोग होगा, ठीक है, संरक्षण के का उपाय। फिर अगले चित्र में देखिए, बच्चा जो है ब्रश कर रहा है और टूंटी को खुला छोड़ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं पानी का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। अगले में चित्र में देखिए, अब घर घर में मोटर लगी हुई है, ठीक है, मोटर लगती है तो जो धरती में जो पानी जमा है यानी हमारे भूजल भंडार में जो पानी जमा है वही पानी तो खींचता है ये मोटर, ठीक है। तो अगर घर घर में मोटर लग जाएगी तो अभी तो हमें पानी मिल रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, पानी की कमी होती जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या है, पानी का दुरुपयोग है, कि पानी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं इससे। अगले चित्र में देखिए, बच्चे जो हैं पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितने अधिक हम पेड़ लगाएंगे उतने ही वर्षा अधिक होगी, तो उससे क्या होगा, पानी मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये पानी का सदुपयोग हो रहा है। या आप लिख सकते हैं पानी के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर अगले चित्र में देखिए, जो ये लड़की है अपने इस स्कूटर को पानी से धो रही है, पाइप लगा रखा है और पानी चल ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, वेस्ट हो रहा है पानी। अब इस चित्र में देखिए, क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, टीचर नहीं है, ठीक है, और लाइट और फैन जो हैं चले जा रहे हैं, ठीक है। अब पानी से ही तो अधिकतर बिजली बनती है ना। आपने पढ़ा होगा कि पानी से ही बिजली बनती है। अब हम बिजली को वेस्ट करेंगे तो पानी की भी वेस्टेज होगी, है ना। तो ये भी क्या है, पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करें। तो आप लिखेंगे, परिचर्चा रिपोर्ट का विषय लिखना है सबसे पहले आपको, सबका पानी, यानी सभी को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जल मिले, ठीक है।
और उद्देश्य क्या है इस परिचर्चा का? इस परिचर्चा का उद्देश्य यह जानना था कि सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, कि जितना लोगों को पानी चाहिए उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी कैसे दिया जा सकता है। और मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं इसके? जल की कमी के कारण, कि क्या-क्या कारण हैं जल की कमी के, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, प्रदूषण और पानी की बर्बादी जो हम कर रहे हैं, उसी के कारण क्या हो रहा है, जल की कमी होती जा रही है। तो हमें क्या-क्या करना चाहिए? जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संचयन यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए, टपक सिंचाई करनी चाहिए, तालाबों की सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है? पानी का समान वितरण, यानी गांव और शहर में बराबरी से पानी पहुंचे, ठीक है? चाहे गांव हो शहर हो, दोनों जगह जो है पानी जो है समान मात्रा में मिलना चाहिए। लोगों की जागरूकता, यानी हर व्यक्ति को पानी बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर टपक सिंचाई का क्या अर्थ होता है? टपक सिंचाई का अर्थ होता है सिंचाई की एक प्रकार की ये विधि है, ठीक है, जिसमें जल को मंद गति यानी कि बहुत ही धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, जो कि एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती और जड़ों को पानी मिल जाता है। और सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? नीति बनाकर जल प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है इसका परिचर्चा का? कि परिचर्चा से यह समझ आया कि जल बचाना और उसका सही वितरण ही सभी को पर्याप्त पानी दिला सकता है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा। तो इस तरह से आप परिचर्चा तैयार कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दैनिक कार्यों में पानी। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? कि आपके घर में एक दिन में लगभग कितना पानी लगता है? अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर पता लगाइए कि घर के कार्यों में एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च होता है। बाल्टी, घड़े या किसी अन्य बर्तन को मापक बना सकते हैं, कि बाल्टी, घड़े या किसी भी दूसरे बर्तन से माप के आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि आपके घर में लगभग एक दिन में कितना पानी खर्च होता है। तो इस तरह से आप तालिका बना सकते हैं, जैसे कार्य का नाम दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अनुमानित पानी की मात्रा लीटर में, ठीक है, अनुमान से, ठीक है। जैसे स्नान करना, काम क्या हो गया, स्नान करना, उसमें लगभग अंदाजे से ही बता रहे हैं कि 20 से 25 लीटर लगता है। शौचालय उपयोग में 15 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, कपड़े धोने में 30 लीटर, खाना बनाने और पीने का पानी 10 लीटर, फर्श साफ करना 10 लीटर, पौधों को पानी देना 10 लीटर, और कुल अनुमानित पानी खर्च कितना हो गया, लगभग 120 से 130 लीटर प्रतिदिन, की लगभग इन सभी कामों में 120 से 130 लीटर प्रतिदिन पानी जो है वो खर्च हो जाता है। आगे दिया गया है आपके माँ और पिता या घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या-क्या उपाय करते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे टपकते नलों को तुरंत ठीक करवाते हैं, कि अगर पानी लीक हो रहा है, टपक रहा है, तो उस नल को तुरंत ठीक करवाते हैं, और ठीक करवा भी लेना चाहिए जिससे पानी की बर्बादी ना हो। बर्तन और कपड़े धोते समय पाइप को बंद रखते हैं। फर्श साफ करने में बाल्टी का प्रयोग करते हैं, पाइप का नहीं। पौधों को सुबह या शाम को पानी देते हैं ताकि पानी जल्दी ना सूखे, क्योंकि दिन में अगर हम पानी देंगे तो वो पानी जो है धूप से उसी टाइम सूख जाएगा, और वो पौधे जो हैं उन्हें पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए पौधों को सुबह या शाम को ही पानी देना चाहिए। बचे हुए पानी को पौधों या सफाई में पुनः प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, हमें आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में नगर निगम की नियमित जल आपूर्ति होती है।
टंकी और मोटर की सहायता से पानी संग्रहित किया जाता है। और कभी-कभी गर्मियों में पानी की कटौती होती है, लेकिन भंडारण से काम चल जाता है। जैसे कभी-कभी पानी की कमी हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने घर में 25, 30 या 50 लीटर तक का कोई ड्रम रख लें और उसमें पानी स्टोर करके रखें कि जब भी पानी की कमी हो तब उस पानी को यूज़ कर लें, ठीक है? और यदि आपको पानी नहीं मिलता, पानी की कमी होती है, तो उत्तर हो सकता है आपका कि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है या टैंकर मंगवाना पड़ता है, ठीक है? ये तो हो गया आपका कि अगर आपको पानी उपलब्ध हो जाता है, और ये हो गया कि अगर आपको पानी उपलब्ध नहीं होता, तो आपका उत्तर ये हो सकता है। अगला प्रश्न, आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? मेरे घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन इस प्रकार किया जाता है। नंबर 1, टंकी में संग्रह। छत पर एक बड़ी पानी की टंकी होती है जिसमें नल से पानी भरता है। यह पानी पूरे घर में पाइप के जरिए पहुंचता है। नंबर 2, बाल्टी और ड्रम। रसोई और बाथरूम में अलग-अलग कामों के लिए बाल्टी और प्लास्टिक ड्रमों में पानी भरा जाता है ताकि आवश्यकता के समय आसानी से उपयोग किया जा सके। नंबर 3, बोतल और कंटेनर। पीने के पानी को साफ बोतलों, स्टील या प्लास्टिक के कंटेनरों में स्टोर किया जाता है। नंबर 4, फिल्टर और आरओ सिस्टम। पीने के लिए शुद्ध पानी आरओ या वाटर फिल्टर से निकाला जाता है और विशेष पात्रों में रखा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, जन सुविधा के रूप में जल। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उसका विवरण लिखिए। जैसे पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि पहले चित्र में पानी, सार्वजनिक पानी है, ये लोगों का नल है एक, लोग लाइन में खड़े हुए हैं पानी लेने के लिए, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरे चित्र में यहाँ पर पानी का टैंकर आया हुआ है और लोग बारी बारी से पानी ले रहे हैं। तीसरे चित्र में लोग जो है नदियों से पानी भर रहे हैं, ठीक है, घड़े में पानी भर रहे हैं। चौथे चित्र में दूर दराज से पानी ला रहे हैं ये लोग। और पांचवें चित्र में रेल द्वारा पानी लाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले चित्र का विवरण आप दे सकते हैं कि लोग पानी के बर्तनों के साथ खड़े हैं और पानी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यह पानी की कमी और अस्थायी आपूर्ति की स्थिति को दर्शाता है। और दूसरे चित्र में एक जल टैंकर से लोग पानी भर रहे हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ नियमित जल आपूर्ति नहीं है और लोगों को टैंकर से पानी लेना पड़ता है। और तीसरे चित्र में लोग नदी या तालाब से पानी भर रहे हैं। यह ग्रामीण या पिछड़े इलाकों की स्थिति हो सकती है जहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। चौथे चित्र का विवरण आप दे सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष सिर और कंधे पर पानी ढोकर ला रहे हैं। यह दर्शाता है कि लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। पांचवा चित्र, एक ट्रेन के डिब्बों में पानी भरा हुआ है। यह पानी की भारी किल्लत वाले क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति का अस्थायी उपाय है। तो इस तरह से आपको इन सभी चित्रों का एक एक करके विवरण लिखना है। अब अगला प्रश्न है, बिन पानी सब सून। पाठ में भूजल स्तर के कम होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे तालाबों में कचरा फेंककर भरना आदि। भूजल स्तर कम होने के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों और घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं कि भूजल स्तर के कम होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे एक कारण हो गया तालाबों में कचरा फेंकना, ठीक है, फेंककर उन्हें भर देना। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे अधिक मात्रा में बोरवेल और ट्यूबवेल का उपयोग करना, इससे भी पानी की कमी होगी। वर्षा जल को संग्रह ना करना, बारिश का पानी सीधे बहकर निकल जाता है, ठीक है। पेड़ों की कटाई, इससे जमीन की नमी और जल को सोखने की क्षमता घटती है, यानी पेड़ों को काट देना।
खेतों में अधिक पानी वाली फसलें जैसे धान उगाना, जिनमें ज़्यादा पानी लगता है। नगरों में कंक्रीट की सड़कों और इमारतों के कारण जल भूमि में नहीं समाता, यानी पक्की सड़कों के कारण जो जल है वो भूमि में समा नहीं पाता, जिसके कारण जल की कमी हो जाती है। तो ये सभी कारण जल की कमी के हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो कौन कौन सी कठिनाई है? पीने के पानी की कमी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता, गर्मियों में हैंडपंप और बोरवेल सूख जाते हैं, जल की गुणवत्ता खराब होती है, खारा पानी आने लगता है, उद्योगों और निर्माण कार्यों में रुकावट आती है। फिर अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय, गांव या शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाकर लिखिए। तो क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, ठीक है? पुराने तालाबों और कुओं की सफाई व गहरीकरण, पेड़ लगाने के अभियान चलाना, स्कूलों और मोहल्लों में जल बचाओ जागरूकता अभियान, जल आपूर्ति में रिसाव रोकने के लिए पाइपलाइनों की मरम्मत, ठीक है? ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, यह भी जानें, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक इस प्रकार है कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप द्वारा भंडारण टंकी में पहुंचाया जाता है। फिर इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिल जाते हैं। अतः इसका उपयोग करने से पहले इसे स्वच्छ करना आवश्यक होता है। अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले या गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ, तो कौन सी विधि है, उसके विषय में लिखिए। यदि नहीं, तो अपने शिक्षक या परिजनों की सहायता से इस विषय में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये तकनीक बता दी गई है जल संग्रहण की, वर्षा जल संग्रहण की, कि छत पर क्या हो सकता है, या तो आप कोई बड़े सा ड्रम रख सकते हैं, टंकी रख सकते हैं, ठीक है? फिर जब वर्षा होगी तो उसका पानी उसमें इकट्ठा होता जाएगा। उसमें उस जल में मिट्टी के कण भी आ जाते हैं, तो आप उसको छान कर साफ करके फिर उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है? और अब आपको इधर बताना है कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अगर आपके गांव में, मोहल्ले में अपनाई जा रही है, तो उसके बारे में लिखना है कि कौन सी विधि अपनाई जा रही है। और अगर नहीं अपनाई जा रही, तो आपको समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। जैसे यदि आपके क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? मेरे विद्यालय के पास एक भवन में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। वहां छत पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइप के द्वारा एक भूमिगत टंकी में एकत्र किया जाता है। इस टंकी में एक छन्नी लगी होती है, जिससे पानी छान कर जमा हो जाता है। इस एकत्रित जल का उपयोग पौधों की सिंचाई और सफाई के कार्यों में किया जाता है। इससे वर्षा जल का अच्छा उपयोग हो रहा है और जल की बचत भी होती है, ठीक है? दूसरी स्थिति हो सकती है, यदि आपके क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण नहीं हो रहा है, तो आप संपादक को पत्र लिखेंगे। सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का यहाँ पर नाम लिखना है आपको और स्थान लिखना है, ठीक है? और विषय क्या है? वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले, गांव में वर्षा जल व्यर्थ बहकर नालियों में चला जाता है। यदि हम इसे एकत्र कर सुरक्षित रखें, तो वर्ष भर जल की कमी नहीं होगी। सरकार और समाज को मिलकर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि छतों पर वर्षा जल को एकत्र कर टंकियों में संग्रहित किया जाए।
और बाद में उसका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाए। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पत्र को अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर जनमानस को जागरूक करने का कष्ट करें। सर धन्यवाद, आपका विश्वासी। यहाँ पे आपको अपना नाम, स्थान और तिथि लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं जल संरक्षण से संबंधित। अब अगला प्रश्न है हमारा आज की पहेली। जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, नदी, झील और तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढिए और लिखिए। ठीक है, तो हमें वर्षा, नदी, झील और तालाब आदि के समानार्थी शब्द यहाँ इस वर्ग जाल में से ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, जैसे तरंगिनी, ताल। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये सरोवर, तटिनी, प्रवाहिनी, बारिश। इसके अलावा हो सकता है एक में हो सकता है, ठीक है, बारिश, जलाशय हो सकता है, तालाब। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको ढूंढकर इस वर्ग जाल में से दे दिए हैं। अगर आपको और कोई शब्द मिलता है जो वर्षा, नदी, झील और तालाब का समानार्थी है, तो उन शब्दों को भी आप ढूंढकर उन पर घेरा लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी समस्या है या डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।